हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, बायो टीचर। करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर हम बात कर रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है और प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स के लिए कौन कौन से वो कारक हैं जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इट मीन्स बात करेंगे रेगुलेटर्स के बारे में, उनकी फंक्शनिंग के बारे में। अभी तक हमने बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर समझी हैं, बेसिक सी बारे में हमने बात की है, जैसे कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है दोनों में। नेक्स्ट हमने बोला क्या क्या फेज होते हैं। आपने कहा मेरिस्टेमेटिक फेज होता है जिसमें नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। इलोंगेशन होता है जिसमें सेल का नई सेल्स बनने से वहाँ पे क्या होता है, जो साइज है वो इंक्रीज होता है। लेंथ क्या होती है यहाँ पे, इंक्रीज होती है, ठीक है। लास्ट आता है मैचुरेशन। जब यहाँ पे नई सेल बनी है, लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हुई है, साइज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, अब सेल क्या हो गई है, मैच्योर होने लग गई है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अब वो केपेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ आपने का लेंथ है, सेकेंडरी आपने का जब विड्थ यहाँ पर, जब आपने कहा कि क्या होता है, जब जो लेटरल मेरिस्टेम है उसमें जब ग्रोथ होती है तब आपने कहा कि आता है सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर होती है। अगला हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर का लास्ट टॉपिक आया था वो था फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्लांट ग्रोथ क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आपने कहा टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जो हॉर्मोन्स होते हैं यहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, जो भी हमने कहा कि जो भी बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं, या आप हॉर्मोन्स की बात करें, ठीक है, आपने कहा वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए और बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं चाहिए कि उसमें जो हार्मोन्स है वो एक्टिव ही नहीं हो पा रहे हैं। लाइट का सीधा सीधा संबंध यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से आता है। जितनी अच्छी लाइट होगी उतनी ही अच्छे से सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जितनी सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी उतनी ही एटीपी और एनएडीएच बनेंगे यहाँ पे, जिससे कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट आता है पानी। पानी भी डायरेक्टली क्या है यहाँ पर, आपने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब आपने कहा कि जितना ज़्यादा पानी अवेलेबल होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपने कहा जो फोटो सिस्टम है वो क्या करेंगे, काम करेंगे। अब आपने क्योंकि फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस आपने डिटेल में समझा है और आप जानते हैं कि लाइट का काम कहाँ है, वाटर का काम कहाँ है, तो दोनों डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज जितना ज़्यादा बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी यहाँ पर प्लांट के लिए। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी अच्छे से यहाँ पर सेल डिवीजन होगा, उतनी अच्छे से आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। मिट्टी में कितने पोषक तत्व अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आता है, जो प्लांट ग्रोथ है वो वहाँ पे क्या आती है, देखी जा सकती है। जैसे कि अगर अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है तो अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स का होना यहाँ पे अच्छी चीज़ है। आपने कहा दो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, एक तो है डेफिशिएंसी और एक होता है टॉक्सिसिटी, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन टॉक्सिसिटी क्या होता है, अगर पोषक तत्वों की या न्यूट्रिएंट्स की अधिकता अगर हो जाए तो आपने कहा यहाँ पे क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। यहाँ पे सब चीज के लिए ये है, हमने कहा टेम्परेचर हो गया, लाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट है, सभी में हमने क्या है, हमें एक मॉडरेट जो क्वांटिटी कहिए या फिर आपने कहा कि यहाँ पे रेट कहिए, ठीक, वो हमें चाहिए होते हैं। इनके बीच की कंडीशन हमें चाहिए होती है। बहुत अधिक टेम्परेचर, बहुत अधिक लाइट, बहुत अधिक पानी, बहुत अधिक पोषक तत्व तो हमें नहीं चाहिए, और बहुत कम टेम्परेचर, बहुत कम लाइट, बहुत कम वाटर, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी हमें हमारे पास एक ऐसा मीडियम होना चाहिए कि जो क्या है यहाँ पर प्लांट के लिए सुटेबल हो, ठीक है। तो ये जो कारक है वो प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमने कहा वही तो है, इनकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा हो रही है तभी जो प्लांट ग्रोथ है वो डायरेक्टली क्या होती है, यहाँ पे प्रभावित होती है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कम हुआ तो डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल रही है, ज़्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिल रही है। तो आपने कहा ये वो कारक होते हैं जो पौधे में वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं, क्या कंडीशन होती है यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जिसमें क्या होगा, प्लांट ग्रोथ अच्छे से हो, प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। आपने कहा एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ आर,
वो आवश्यक जो तत्व हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी हमने बात की वाटर आपने कहा एसेंशियल एंड आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। पानी किसके लिए चाहिए होता है? एंजाइमेटिक होता है, टर्जिडिटी के लिए भी चाहिए होता है जो कि ग्रोथ में क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है। जितनी अच्छी टर्जिडिटी होगी उतनी अच्छे से जो है वो सेल डिवाइड होंगी, और सेल डिवाइड होंगी तो अपने इलोंगेशन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, आपने कहा इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। आपने क्योंकि प्रीवियस जो चैप्टर पढ़े हैं जैसे फोटोसिंथेसिस है जिससे रेस्पिरेशन है, इसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगने वाला है। ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका रेस्पिरेशन इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। आपने कहा कि ऑक्सीजन क्या है? रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जिससे कि एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो सके। कहता है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड एज एन एनर्जी सोर्स एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आपने अलग अलग जो यहाँ पर आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है कहाँ? इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस को आपको याद करें, मैग्नीज होगा, मैग्नीशियम होगा। आपने कहा क्लोरीन यहाँ पर होता है, ठीक है। कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, रेस्पिरेशन पढ़ा है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे बात किया। टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर, सैलिनिटी, लाइट एक्सेट्रा एनवायरमेंटल फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट। ऑलमोस्ट वही चीज़ है जो हमने पहले भी पढ़ी। आपने कहा विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पानी आवश्यक है और एंजाइमेटिक गतिविधि इसकी आवश्यकता होती है, विकास में मदद करता है। वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा मुक्त करने के लिए कार्बन और कार्बनिक यौगिकों अपचय के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्रोत के रूप में प्लाज्मा के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इष्टतम तापमान ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है, लवणता है, प्रकाश आदि पर्यावरणीय कारक भी विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो नोट करने की आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों को, बस आप ध्यान में रखिए क्या होती है ये चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। आपको समझना है, हर चीज़ों को हमें नोट नहीं करना होता है। जो बेसिक सी चीज़ें होती है उन्हें हमें समझना होता है, रिलेट करना होता है जो एक्चुअल लाइफ में है। बायो की सबसे बात क्या है यहाँ पर कि हमें जो भी पढ़ते हैं वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है और हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे रिलेटेड होता है। आपको किसी नॉन लिविंग को नहीं समझना है। फॉर एग्जांपल अपना जो हर एक सब्जेक्ट जो है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, बट हम बात करें पढ़ने की टेक्निक अलग अलग होती, ठीक है। जैसे कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिकल इक्वेशन को आपको लिखना होता है, जितना आप लिखते हैं उतना आपको समझ आता है। जैसे कि अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो आपको जितनी डेरिवेशन आप सॉल्व करेंगे उतनी अच्छे से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन जितने आप क्या करेंगे, फॉर्मूले अच्छे से समझेंगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से समझ पाएंगे। बायो में क्या होता है, जितने अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। अभी आप प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं और आप देखेंगे कि पानी पौधों के लिए कैसे काम कर सकता है, कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो पौधों के लिए आवश्यक है। रेस्पिरेशन हो रही है पत्ती में, हो रही है पत्ती के कहाँ हो रही है? मेसोफिल सेल में हो रही है। तो मेसोफिल सेल कैसी होती हैं? तो आप रिलेट कर पा रहे हैं। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो आप अपने बॉडी में देखते हैं कि डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सभी चीज़ें आप देखते हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कैसे कैसे फंक्शनिंग हो रही है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाती हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को करना क्या है, चलिए तो आगे बढ़े। यहाँ पे अब कुछ टर्म्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये टर्म्स आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए नए हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। डिफ्रेंशिएशन आता है, ओके, यह है डिफ्रेंशिएशन, यह है डी डिफ्रेंशिएशन और यह है री डिफ्रेंशिएशन। ध्यान से देखिए, आपने कहा मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट एंड undergo some structural changes to perform a specific function. Primary element develop a lignocellulosic cell wall which is strong, elastic and required for a transport of water to long distance. Peripheral meristematic cells develop into a epidermis and cells present apically differentiate into the root cap. डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, ठीक है, हो रहा है, और यहाँ पर जो नई सेल्स बन रही हैं अब वो मेच्योर होकर के वो स्टेबल हो चुकी है, परमानेंट और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर पा रही है। आपने कहा
सबसे पहले आपने कहा यहाँ पे क्या विशिष्ट कार्य को करने के लिए मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं विभेदित संरचनात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं। उदाहरण के लिए जो टर्शियरी तत्व लिग्नोसेलुलोजिक करते हैं, में क्या थे, ये मजबूत होती हैं और लोचदार होती है तथा लंबी दूरी तक पानी के परिवहन के लिए आवश्यक होती है। परिधीय मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं एपिडर्मिस में विकसित होती हैं तथा शीर्ष पर उपस्थित कोशिकाएं मूल टोप में विभेदित होती हैं। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हेन लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स रीजन्स regain their ability to divide and differentiate, the process is called de-differentiation. Example, a parenchyma cells again differentiate into the cork and a interfascicular cambium. ठीक है, हमने कहा जब डिफरेंशिएशन हुआ तो सेल स्टेबल हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं, उनमें डिवीजन नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो सेल जो स्टेबल हो चुके हैं उनमें फिर से डिफरेंशिएशन होता है तो उसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आपने बोला कि यहाँ पर तो ये था विभेदन, और ये फिर से हमने कहा कि जब जीवित विभेदित कोशिकाएं पुनः विभाजित होने की अपनी क्षमता प्राप्त कर लेते हैं तो क्रिया को विभेदन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाएं पुनः कॉर्क और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में विभेदित हो जाती हैं। तो देखिए, आपने कहा यह है विभेदन और इसे हम क्या कहेंगे? विभेदन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तीसरा हमारे पास एक और टर्म आता है और वो यहाँ पर है रीडिफरेंशिएशन। आपने कहा the differentiated cells again lost their capacity to divide, it is called a redifferentiation. आपने कहा कि जब यहाँ पर क्या है, जिनमें डी डिफरेंशिएशन हुआ है वो फिर से अपनी विभेदित होने की कैपेसिटी को खो देते, तो हमने कहा कि क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए, यूज नहीं होना है। आपने कहा डिफरेंशिएशन में क्या बन रही है? यहाँ पे परमानेंट सेल बन रही हैं, स्थायी कोशिका जिसे कहते हैं परमानेंट सेल। डी डिफरेंशिएशन में आपने कहा कि फिर से क्या हो रही है, यहाँ पे सेल्स होती है वो परमानेंट का मतलब होता है इनमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। आपने कहा कि जब डी डिफरेंशिएशन हुआ तो आपने कहा डिवाइडिंग, ठीक है, क्या बन रही है यहाँ पे? डिवाइडिंग सेल्स बन रही है, यानी कि फिर से डिवीजन यहाँ पे हो रहा है। फिर से आपने कहा फिर से यहाँ पर क्या है, ये परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर क्या बना? स्थायी कोशिका बनी। ठीक है, जब स्थायी कोशिका में फिर से विभाजन होने शुरू हो गया तो आपने कहा डिवाइडिंग सेल्स बनी है। जब डिवाइडिंग सेल्स ने फिर से अपनी विभेदित होने की क्षमता खो दी तो हुआ है, हमने बोला विभेदित कोशिकाएं पुनः विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देते हैं, इसे पुनर्विभेदन हम, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तीनों टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग होते जा सकते हैं, जल्दी से आप लोग क्या कर लेंगे, इन्हें रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, हमने कहा डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ एज वेल एज अ डिफरेंशिएशन, एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल फेजेस ऑफ अ लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेंसेंस। ठीक है, अब हमने क्या बोला यहाँ पर? विकास का तात्पर्य वृद्धि के साथ साथ विभेदन से भी है। विकास में भी से लेकर के जीर्णता तक के जीवन चक्र के सभी चरण शामिल है यहाँ पर। ठीक है, हमने यही तो बात की थी डेवलपमेंट की। जब आपने कहा डेवलपमेंट को अगर हम ह्यूमन के एस्पेक्ट में भी देखें तो सभी चीजें हो रही हैं, ग्रोथ से लेकर के, आपने कहा ग्रोथ में सभी ग्रोथ होंगी, आपकी मेंटल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, इमोशनल है, सोशल है, और सभी ग्रोथ है फ्रॉम बर्थ टू, या फिर आप कहिए कि बर्थ से भी नहीं है, फ्रॉम जब फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो यहाँ पे जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है और जब यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल की डेथ होती है तब तक का पूरा जो टाइम पीरियड है वो डेवलपमेंट में ही आपका क्या होता है? इंक्लूड होता है। ठीक है, इसलिए हमने कहा था कि ग्रोथ जो है वो क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय अ वेरियस इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। आपने कहा कि विकास विभिन्न आंतरिक और बाह्य कारकों के द्वारा नियमित होता है। सबसे पहले इंट्रिंसिक फैक्टर आते हैं, दीज इंक्लूड जेनेटिक एज वेल एज अ हार्मोनल कंट्रोल। हमने कहा तो यहाँ पर विकास है, विकास के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों ही कारक जिम्मेदार हैं। आंतरिक जो कारक होते हैं उनमें जेनेटिक्स होता है और आपने कहा हॉर्मोन्स होता है। अब आप में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो आपकी जेनेटिक्स भी बहुत डिपेंड करता है। कैसे? हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ग्रोथ का।
आपने कहा कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनकी जितनी हाइट होगी लगभग उतनी ही हाइट क्या होती है आपकी होती है, ठीक है। तो आपने कहा कि जो हाइट आपको मिलती है वो कैसे मिलती है, जेनेटिकली मिलती है। आपने कहा जो बॉडी का जो यहाँ पे क्या होता है कलर होता है, या आपने कहा हेयर का जो कलर होता है, आपने कहा आई का जो कलर होता है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको जेनेटिकली मिलते हैं। या फिर आपने कहा कि जो डिजीज भी होती हैं यहाँ तक जो क्या होती हैं जेनेटिकली, जो डिजीज कॉज्ड होती हैं, जो आपके जीन बेस्ड जो चीज़ होती है वो भी आपको अपने जो पेरेंट्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो आपने कहा इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर यहाँ पर, और उसमें भी डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने कहा हॉर्मोन्स, कि आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो कैसे रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, स्पेशली हम फीमेल के बारे में बात, अगर यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं है मीन्स कि यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा कि बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं, अगर हार्मोन्स रेगुलरली काम नहीं कर रहे तो बहुत सारी आपको जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। तो डेवलपमेंट जो है यहाँ पर, विकास जो है वो आपके आनुवांशिकता पर और आपके हार्मोन्स पर यहाँ पे क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। इंजिन फैक्टर में आपने कहा इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट, इन सभी पे क्या करता है, निर्भर करता है। हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो अपने कहा प्लांट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस प्रकार का है और प्लांट्स हार्मोन काम कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे प्लांट हार्मोन हम पढ़ते हैं, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड है। हमने कहा इन सभी के अपने अपने फंक्शन होते हैं, सभी प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो वहाँ पे उतना रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कहीं उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, उससे कम हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, क्या होती हैं, प्रभावित करती है। बाह्य कारक में हमने कहा कि इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर कैसा है, ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, आपने कहा पानी कितना मिल रहा है, पोषक तत्व कितने मिल रहे हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करती हैं डेवलपमेंट। आंतरिक कार्य में आनुवंशिक के साथ साथ हार्मोनल नियंत्रण भी होता है। बाह्य कारक में पर्यावरणीय कारक जैसे ऑक्सीजन, तापमान, जल, पोषक। आपने कहा प्लांट form a different types of structures in response to various environmental conditions. This is termed as a plasticity. क्या बोला हमने कि पौधे विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुरूप प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है हेटेरोफिली। आपने कहा रेफर्स टू द डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स प्रेजेंट एंड at a different stage of life or in different environmental condition. Example in coriander, cotton and larkspur leaves are of different shape at a juvenile and a mature stage. In buttercup, the leaves of our terrestrial and aquatic habitats are different. ने क्या बोला है, हेटेरोफिली का मतलब जीवन के विभिन्न चरणों या विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में मौजूद पत्तियों के विभिन्न आकार से है। उदाहरण के लिए धनिया, कपास और लक्ष्यपुर में पत्तियां किशोर और परिपक्व अवस्था में अलग अलग आकार की होती है। बटरकप में स्थलीय और जलीय आवासों में पत्तियां अलग अलग होती हैं, ठीक है। सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, एक बार चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, ठीक है, जिसे पीजीआरएस भी हम कहते हैं। क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, केमिकल कंपाउंड्स नेचुरली इन प्लांट, ठीक है। ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, प्राकृतिक रूप से पौधे में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें बाहर से इंसर्ट कराया जाता है। They are also synthesized commercially and used in agricultural practice. They are known as a plant hormones or phytohormones. अब इन्हें क्या होता है, लैबोरेटरीज में भी बनाया जाता है, लेकिन हम देखें तो ये नेचुरली प्लांट में बनते हैं। हम इन्हें आर्टिफिशियली क्यों बनाते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा तो जो प्रोडक्शन है उस पर ध्यान दे सकें और यहाँ पर क्या कर सकें, जो एग्रीकल्चरल यूज़ है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, उसमें हम उन केमिकल्स का यूज़ कर सकें। They are derivatives of adenine, carotenoids, terpenes, and are nodal compounds. Ethylene is a gaseous hormone. They are present in a very low concentration and act as a chemical signals between environmental factors influence gene expression and hormone production. Plant hormone may show different effects at different stages
and at different concentration. Plant hormones act by single transduction, that is, an external signal is converted to internal signals and which is turn cause one or more cellular response. आपने बोला पादप वृद्धि नियामक क्या होती है? टॉपिक हमारे कैसे चल रहे हैं आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा क्योंकि सारा क्या है थ्योरेटिक कहते वे रासायनिक यौगिक हैं और पादप वृद्धि नियामक है वह रासायनिक और पौधों में प्राकृतिक पाए जाते हैं व्यावसायिक रूप से भी संश्लेषित किया जाता है और कृषि पद्धतियों में उपयोग किया जाता है उन्हें फाइटोहार्मोन के रूप में जाना जाता है ठीक है आपने का एडेनिन है कैरोटीनॉइड्स है टेरेपिन है इंडो यौगिकों है गैसीय हार्मोन है ये बहुत कम सांद्रता में मौजूद होते हैं और कोशिकाओं के बीच रासायनिक केमिकल मैसेंजर के रूप में क्या करेंगे काम करेंगे पर्यावरणीय कारक जीन व्यक्ति और हार्मोन उत्पादन को प्रभावित करते हैं पादप हार्मोन विभिन्न अवस्थाओं और विभिन्न सांद्रताओं पर अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं पादप हार्मोन संकेत संचरण द्वारा कार्य करते हैं अर्थात एक बाह्य संकेत को आंतरिक संकेत में परिवर्तित किया जाता है जिसके नामस्वरूप एक या अधिक कोशिकाएं अब आपने जितने भी हार्मोन के बारे में यहाँ पर जितने भी फीचर्स पढ़े ये कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़े हैं क्योंकि प्लांट हार्मोन आप 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं ठीक है और इसमें से आप मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है चलिए तो क्लास तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे